हादसे के 2 दिन के बाद आखिरकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जागे। जिस जगह यह हादसा हुआ उस ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर पर 2 दिन के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी हादसे के लिए एलजी पर ठीकरा फोड़ रही है। उपराज्यपाल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच पहुंचे तो विरोध का सामना करना पड़ा। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की। उपराज्यपाल ने मुआवजे का भरोसा तो दिया, लेकिन क्या मुआवजा मारे गए छात्रों की जान लौटा सकता है? प्रदर्शनकारी छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। एलजी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अप्रैल में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को लेकर बाकायदा एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन केजरीवाल के मंत्री इस मीटिंग में ही शामिल नहीं हुए। कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों मैक्सिमम कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता कि ये नहीं, ये बंद हो। परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा पूरी तरह जायज है। बार बार शिकायत करते हैं कि इस इलाके में जल भराव की इतनी समस्या है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रशासन और शासन दोनों ही कान में तेल डालकर, रुई लगाकर और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाए तो हादसा तो होना ही था, और वो हुआ भी। ये उसी बेसमेंट का एक वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ जहाँ 3 छात्रों की जान चली गई। कोचिंग की लाइब्रेरी में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर रहा था। सैलाब के बीच दहशत में स्टूडेंट्स लगातार भाग रहे हैं बाहर की तरफ। कोचिंग सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सीढ़ियों के सहारे एक एक करके स्टूडेंट बाहर निकल भी रहे हैं। सभी के चेहरे पर दहशत भी बड़ी ही क्लियर नजर आ रही थी। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, इसी कोचिंग सेंटर का एक और वीडियो। जरा सोचिए, गलती किसकी और सजा किन्हें मिली? उन होनहार 3 स्टूडेंट्स को। सड़क का पानी, पहले तो सड़क पर पानी भरे ही क्यों? एमसीडी की कितनी बड़ी लापरवाही है कि मॉनसून आने से पहले जिन नालियों की सफाई हो जानी चाहिए थी, जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, उन्होंने नालियों की सफाई तो की नहीं। पानी भर गया सड़क पर पानी जब ज्यादा भरा तो बेसमेंट में दाखिल होने लगा। बच्चे बस किसी तरह अपनी जान बचाकर बेसमेंट से भागने लगे। उसी की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जो भाग पाए उनकी जान बच गई, लेकिन जो नहीं भाग पाए वो 3 छात्र मारे गए। अब आप इसे हादसा कहेंगे या हत्या? पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है। जरा देखिए इस तस्वीर में, बेसमेंट से जल्दी जल्दी निकलने के लिए कहा जा रहा है। छात्र और करे तो करे क्या? ना एमसीडी के अधिकार इनके पास कि नालों की सफाई करवा दें, ना ही कोचिंग संचालक जो हैं उनके ऊपर कोई दबाव बना सकते हैं कि आप नियमों को ताक पर रखकर इसका उल्लंघन करके बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चला सकते हैं। ये तो छात्र हैं, ये मात्र अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन 3 छात्रों ने जान गंवा दी। मैं आपको इस हादसे की एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये वीडियो उस वक्त की कोचिंग सेंटर से बाहर जमा हुए पानी का है, जिस वक्त बेसमेंट का गेट तोड़कर पानी अंदर दाखिल हुआ था। इसे देखिए, कोचिंग सेंटर के बाहर कितना पानी भरा हुआ है कि गाड़ी के टायर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इतना पानी भरने के पीछे कारण क्या है? क्या एमसीडी सोती रहती है? दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में सड़कों पर इतना पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, 3 छात्रों की जान चली गई। जरा देखिए पानी का बहाव कितना तेज था कि कोचिंग सेंटर का दरवाजा खुला, पानी और तेज गति से अंदर दाखिल हुआ और फिर बेसमेंट में चला गया। क्या कर रहा था प्रशासन? क्या यह सवाल एमसीडी से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल दिल्ली सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? किसकी लापरवाही की वजह से आज 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी? यह दिक्कत केवल उन कोचिंग सेंटर्स चलाने वालों की, उन संचालकों की नहीं है जिन्होंने अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बना रखी थी, बल्कि इन्हें अलाउ करने वाले प्रशासन की गलती, अधिकारियों की मनमानी, शासन की लापरवाही, सब मिलीभगत है। और उस मिलीभगत का खामियाजा भुगता है इस देश के 3 छात्रों ने।
अब दिल्ली की जिस इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां पर आकर बीजेपी के नेता, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे एमसीडी के कर्मचारी, जितनी भी बातें कर लें वो सब बेमानी है। फोर्स गोरखा गाड़ी आप देख सकते हैं जो कि इस समय राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। इसका नंबर है HP64C0747 और यही वो गाड़ी है जो कि शनिवार शाम को जो राउस इंस्टीट्यूट है उसके बाहर काफी तेजी से निकलती है। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी था और उसके बाद जब ये गाड़ी वहां से निकलती है तो पानी जो है वो एकदम से गेट को तोड़ता है जो राउस इंस्टीट्यूट है और उसके बाद वो पानी जो है वो बेसमेंट में भर जाता है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं 4x4 ये गाड़ी है और पुलिस का कहना यह है कि मानो जैसे इस कार का जो ड्राइवर है वो उस समय स्टंट कर रहा था। कैमरा आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो लगा हुआ है और फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी जो 4x4 गाड़ी है यही गाड़ी शनिवार को तेज गति से जो है वो निकलती है और उसके बाद जो पानी है वो काफी तेज फ्लो करता है और इंस्टीट्यूट के अंदर भर जाता है। गेट जो है उसको तोड़ा जाता है और तोड़ दिया जाता है क्योंकि पानी पहले ही सड़क पर 3 से 4 फीट था। तो पुलिस ने फिलहाल इस कार के ऑनर को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 7 गिरफ्तारियां जो है वो इस मामले के अंदर की गई है। पुलिस का कहना है कि जो फ्लोर पे अलग अलग मैनेजर थे, इसके अलावा जो ऑनर है उसको इंस्टीट्यूट के उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो फोर्स गोरखा गाड़ी है इसके ऑनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जिस इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ उसकी भी एक डिटेल आपके सामने रखती हूँ। राजेंद्र नगर में ये जो इलाका है जिसे बड़ा बाजार रोड कहा जाता है, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस एरिया में बने हुए हैं। अब करीब 150 छोटी बड़ी लाइब्रेरीज इन्हीं सेंटर्स में बनी हुई है। रूम शेयर करके रहने वाले स्टूडेंट्स इन्हीं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं और इलाके में जिनके घर हैं उन्होंने अपने घरों के बेसमेंट को कमर्शियल बना दिया है। पूरी तरीके से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सुविधाएं तो बहुत दे दी हैं लेकिन सुरक्षा के मानकों पर ये बेसमेंट कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए जब पानी एकाएक यहाँ से भरना शुरू हुआ तब छात्रों को आपने देखा बाहर जाते हुए। कोई एग्जिट रूट इस पैसेज के अलावा और नहीं था, जबकि कमर्शियल बिल्डिंग में हमेशा 2 पैसेज होने चाहिए एग्जिट के और एंट्री के। सब कुछ भगवान भरोसे, सोचे देश की राजधानी में भगवान भरोसे चल रहा है। अधिकारी कैसे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल क्यों रही थी? बेसमेंट में अगर लाइब्रेरी ना होती तो क्या तीनों स्टूडेंट्स की जान बच जाती? मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बेसमेंट बनाने को लेकर नियम कायदे क्या हैं। दिल्ली की बिल्डिंग बाय लॉज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड और दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक, इनके मुताबिक बेसमेंट का इस्तेमाल बिल्डर्स अपने ऑफिस बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि जिस बिल्डिंग को बनाया गया है उसको अगर कोई बिल्डर है तो बेसमेंट को ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर ले। अब घर गृहस्थी के सामान का स्टोरेज कहाँ किया जा सकता है? वो बेसमेंट में किया जा सकता है। इसके अलावा बिना ज्वलनशील पदार्थों का स्टोरेज किया जा सकता है। कहने के मतलब कि इनफ्लेमेबल कोई सामान इन बेसमेंट में नहीं रखा जा सकता। आप लकड़ी रखिए, पुराने कपड़े रखिए, अपने संदूक रखिए, ट्रंक रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लेमेबल चीज रखी हुई है तो ये भी अवैध है। बैंक सेलर्स के स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं बेसमेंट में, पार्किंग और गैराज बनाए जा सकते हैं, लाइब्रेरी के स्टॉक रूम रखा जा सकता है, यानी कि कुछ अधिक किताबें हैं तो उस तरीके से उस कमरे में आप रख सकते हैं। कमर्शियल एयर कंडीशनड ऑफिस के जितने हैं आउटलेट वो नीचे बनाए जा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल बेसमेंट का नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के नियम में ये साफ कहा गया है कि बेसमेंट का रेजिडेंशियल इस्तेमाल में उसे नहीं लाया जा सकता। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था तो इसके पूरे नियम कायदे कानून हैं, उनका हवाला दिया जाता है। नियमों के मुताबिक अब क्या है, अब देखिए, अगर रेजिडेंशियल इस्तेमाल है तो पहले तो उसकी इजाजत ही नहीं है, लेकिन अगर कमर्शियल एक्टिविटी है तो उसके लिए भी रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है? दीवार और फर्श में पानी ना घुसे। यहां तो पूरा का पूरा बेसमेंट ही तालाब बन गया। हर तरफ प्रॉपर वेंटिलेशन की आवश्यकता है। इनके अलावा ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा की हो,
बेसमेंट में सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री ना हो, यानी कि अगर सड़क पर कोई ड्रेनेज है तो वहां से पानी का इनलेट बिल्कुल भी बेसमेंट की तरफ नहीं होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट हो, लेकिन जबकि हमने जो तस्वीर आपके सामने रखी उसमें केवल एक एंट्री दिखाई दे रही थी। वही एंट्री के लिए भी है, वही एग्जिट के लिए भी है। किचन, टॉयलेट और बाथरूम नहीं होने चाहिए बेसमेंट में। 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी जगह है तो ज्यादा एग्जॉस्ट फैन, अदरवाइज 50 मीटर में हर 50 मीटर के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में 4 साल पहले जो मास्टर प्लान बदला गया था उसने हादसे को न्योता दिया? आखिर बेसमेंट में किस नियम कानून के तहत लाइब्रेरी चल रही थी वो भी आप देखें। पहले दिल्ली में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 4 साल पहले यानी कि 2021 में दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 में कुछ नई चीजों को ऐड किया, जिसके मुताबिक एजुकेशनल बिल्डिंग जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इसमें बेसमेंट में स्टडी रूम बनाया जा सकता है। ऐसा नियम परिवर्तित किया गया। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आखिर राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल कैसे रही थी? दरअसल राव आईएएस कोचिंग सेंटर ने फायर डिपार्टमेंट से बेसमेंट में पार्किंग और स्टोरेज बनाने के लिए एनओसी ले रखी थी, लेकिन उसमें लाइब्रेरी खोल दी। ये एनओसी कोचिंग सेंटर को 9 जुलाई 2024 को ही मिली थी। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार के मास्टर प्लान 2021 का कोचिंग सेंटर ने फायदा उठाया। अगर एमसीडी की तरफ से इंस्पेक्शन किया गया होता तो शायद 3 स्टूडेंट्स की जान बच सकती थी। पहले तो लालच में कोचिंग सेंटर के संचालक ने गलत किया और प्रशासनिक हीला हवाली की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। जब यह हादसा हो गया, 3 बच्चों की जान चली गई, तो उस कोचिंग सेंटर की एनओसी को रद्द कर दिया गया। लेकिन इससे क्या फायदा? इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी नियमों के उल्लंघन की बातें सामने आई है। कैसे, वो आपको बता दूं। दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि उन्होंने जब कोचिंग सेंटर के मालिक से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसने पेश नहीं किया। था ही नहीं डॉक्यूमेंट तो पेश क्या करता। मालिक ने पुलिस को यह भी बताया कि बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। इसका मतलब ये कि अगर बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर दाखिल हो जाए तो बाहर निकालने का कोई रास्ता है ही नहीं। लापरवाही सामने आई तो सवाल उठे कि एमसीडी आखिर कर क्या रही थी। एमसीडी ने भी आनन फानन में एक्शन लेना शुरू कर दिया। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर के 13 कोचिंग सेंटर्स पर अपना एक्शन करना शुरू किया। अवैध तरीके से जहां जहां लाइब्रेरी चलाई जा रही थी वहां केवल इसे सील करने का काम, ये सबसे आसान काम है। ताला लेकर पहुंच जाए, ताला लगा दे, उसके ऊपर एक सील लगा दे और फिर कह दें कि ये तो अवैध है, यहाँ खोला नहीं जा सकता। लेकिन 4-5 महीने के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, वही तस्वीरें सामने आती है। एमसीडी के इस एक्शन के बाद भी जो लोग इस तरीके का गैरकानूनी काम कर रहे थे, बेसमेंट और घरों में लाइब्रेरी खोले हुए थे, उन्होंने उस पर ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। नगर निगम को चकमा देने के लिए लोगों ने कोचिंग सेंटर से होर्डिंग भी हटाने का काम शुरू कर दिया। जिन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया उनके नाम क्या क्या हैं आपके सामने। आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साइन ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल दिल्ली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, ऐसे बहुत सारे और नाम शामिल हैं जिसे सील किया गया है। राव आईएएस एकेडमी में लापरवाही से हुई दुर्घटना के बाद अब एमसीडी ने करोल बाग और राजेंद्र नगर में 13 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके बेसमेंट को सील कर दिया है, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर्स में बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी। एक ये बिल्डिंग है जहां पे 3 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट को सील किया गया है। आईएएस सेतु को सील किया गया है। आईएएस गुरुकुल जो है वो भी इसी बिल्डिंग में है, उसके बेसमेंट को भी सील किया गया है और साथ ही जो प्लूटस आईएएस है उसके बेसमेंट को भी सील किया गया है। नीचे जो है अभी फिलहाल इसको बंद किया हुआ है, लेकिन बेसमेंट में यहाँ पे
3 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे। सभी सुरक्षा व्यवस्था को ताक में रखते हुए इलीगल तरीके से नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब एमसीडी कई ऐसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको मार्क कर रही है और फिलहाल ऐसे 13 कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट की क्लासेस को सील कर दिया गया है।